दोस्तों, तारीख 8 जुलाई 2025 दोपहर का वक्त और जगह देश की राजधानी दिल्ली में मजनू का टीला इलाका। तंग गलियों के बीच दोपहर का सन्नाटा उस वक्त टूट गया जब एक घर के भीतर से खून से सनी दो लाशें मिली। पहली लाश एक महिला की और दूसरी महज 6 महीने की एक मासूम बच्ची की थी। दोनों के गले बेरहमी से रेते गए थे। हर तरफ फैला खून किसी भयानक मंजर की गवाही दे रहा था। पड़ोसियों की भीड़ दबी जुबां में फुसफुसाहट और दहशत से भरे चेहरे। शक की सुई सीधे महिला के उस साथी पर गई जिसके साथ वह कुछ दिन पहले लिव इन में रहती थी। चंद मिनटों के भीतर ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सुराग तलाशे गए, कड़ियों को जोड़ा गया और 48 घंटों के भीतर इन दोनों के कातिल को उत्तराखंड के हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल से पूछताछ हुई तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ मिश्र। आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोनल आर्या उत्तराखंड की रहने वाली थी। 2023 की एक हल्द्वानी की पार्टी में उसकी और निखिल की पहली मुलाकात हुई। चारों ओर रौनक थी, पर उस भीड़ में सोनल सबसे अलग दिख रही थी। निखिल की नजरें उस पर टिक गईं। पतली छरहरी काया, गोरा रंग और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व। निखिल अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में आया था, पर उसकी दुनिया अब सोनल के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वह उसे देखे ही जा रहा था। तभी अभय ने हिलाते हुए कहा, खाना शुरू हो गया है। निखिल, कहाँ खो गए हो? निखिल झेंप गया, मुस्कुराया और बात को टाल गया, लेकिन मन में सोनल की छवि गहराती जा रही थी। जब उसने अभय से पूछा तो पता चला कि वह गुलाबी सूट वाली लड़की अभय की पत्नी हेमा की दोस्त है। नाम सोनल आया है। निखिल मुस्कुराया और सोनल के पास पहुंच गया। खाना खाते खाते उसने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। सोनल ने शरारती अंदाज में कहा, बस हो गए अरमान ठंडे, मैं बहुत देर से देख रही हूं, तुम मुझे घूर रहे हो। निखिल झेंक कर बोला, नहीं तो मैं क्यों तुम्हें देखूंगा, मिस सोनल। सोनल हंसी, वाह, नाम भी मालूम कर लिया। हिम्मत करके निखिल ने कहा, तुम खूबसूरत हो सोनल, इस पार्टी में बस तुम ही नजर आ रही हो। सोनल के गाल लाल हो उठे। उसने धीरे से कहा, तुम भी हैंडसम हो। तुम्हारा नाम क्या है? निखिल कुमार, हल्द्वानी का रहने वाला हूं। सोनल ने शरारती नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, मान गई तुम्हें, तुम तो मुझे अच्छे से जानने पर उतारू हो। चलो, नंबर मैं खुद दे दूंगी। निखिल चुप रहा, मगर उसके चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। पार्टी के अंत में जब निखिल बाहर निकला, उसकी जेब में सोनल का मोबाइल नंबर था, जो सोनल ने चुपचाप एक कागज पर लिखकर उसे थमा दिया था। वो कागज सिर्फ नंबर नहीं था, एक नए सफर की शुरुआत थी। धीरे धीरे दोस्ती ने मोहब्बत का रूप लिया और फिर मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों लिव इन रिलेशन में साथ साथ रहने लगे। 8 जुलाई 2025 की दोपहर थी। धूप तेज थी, लेकिन थाना सिविल लाइंस के भीतर रोज की तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक ड्यूटी पर बैठे एसआई नितिन शर्मा के सामने रखे टेलीफोन की घंटी चीख पड़ी। उन्होंने रिसीवर उठाया और उसी पल मानो थाने की हवा बदल गई। दूसरी तरफ एक महिला की घबराई, कांपती हुई आवाज थी, साहब, मैं मजनू का टीला से रश्मि बोल रही हूँ। यहाँ मेरी सहेली और बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। शब्द मानो उसके गले में अटक रहे थे। आवाज में इतना डर और दर्द था कि सुनने वाले का कलेजा हिल जाए। एसआई नितिन शर्मा एक पल को चुप रह गए। थाने में उनका अनुभव बड़ा था, लेकिन एक साथ दो हत्याओं की सूचना सुनकर वे भी विचलित हो उठे। गंभीर स्वर में उन्होंने पूछा, तुम मजनू का टीला में कहां से बोल रही हो रश्मि? साहब, मैं F55 के सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ। वारदात मेरे इसी घर में हुई है। इतना कहकर रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। नितिन शर्मा ने गहरी सांस ली और उसे दृढ़ आवाज में समझाया, हम आ रहे हैं। तुम वहां किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना और जिस कमरे में यह कत्ल हुए हैं उस कमरे से बाहर ही रहना। इतना कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया और सीधे एसएचओ हनुमंत सिंह के कक्ष की ओर दौड़े। भीतर जाते ही उन्होंने पूरी घटना एक ही सांस में सुना डाली। एसएचओ हनुमंत सिंह की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने बिना देर किए अपनी टीम, एसआई रंजीत कुमार, नितिन शर्मा, हेड कांस्टेबल रणवीर, विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम को आदेश दिया। सब अपनी सीटों से उछलकर उठ खड़े हुए। पल भर में जीप स्टार्ट हुई और सायरन की आवाज गूंज उठी। हवा में तनाव तैर रहा था। रास्ते में ही एसएचओ हनुमंत सिंह ने फॉरेंसिक टीम को भी सूचित कर दिया कि वे तुरंत मौके पर पहुंचे।
घटनास्थल थाने से कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही पुलिस की जीप F4 के पते के पास जाकर रुकी, गली में अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। लोग चारों ओर जमा होकर आपस में फुसफुसा रहे थे। चेहरे पर खौफ और हैरानी साफ झलक रही थी। हेड कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीड़ को किनारे हटाना शुरू किया। इसी बीच SIO हनुमंत सिंह और SI नितिन शर्मा वैन से उतरे। तभी एक व्यक्ति रोते बिलखते उनकी ओर दौड़ा आया। साहब, मेरी बेटी की हत्या हो गई है। उसके साथ सोनल भी मृत पड़ी है। उसके शब्द कांप रहे थे। आंसुओं ने चेहरा भिगो दिया था। SHO हनुमंत सिंह ने गहरी आवाज में कहा, चलो हम देखते हैं, और उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। कमरे में बिखरी चीजें चीख चीख कर बता रही थी कि यहाँ कैसी भयानक जद्दोजहद हुई होगी। फर्श पर एक युवती की लाश पड़ी थी। उसका गला बेरहमी से रेता गया था। कुछ कदम दूर पलंग पर मात्र 6 महीने की मासूम बच्ची का नन्हा सा शरीर खून से लथपथ पड़ा था। हनुमंत सिंह ने भारी निगाहों से दृश्य को देखा। कमरे की दीवारें तक खून से दागदार थीं। ऐसा लग रहा था जैसे युवती ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया हो, पर हत्यारे की निर्दयता उसके साहस से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस मासूम का क्या कसूर था? हनुमंत सिंह मन ही मन बुदबुदाए। उनके लिए यह समझ पाना कठिन था कि कोई शख्स इतनी निर्दयता से बच्ची को भी मौत के घाट क्यों उतार देगा। उन्होंने दोनों लाशों का ध्यान से निरीक्षण किया, हर खरोच, हर दाग को गौर से देखा। तभी तक फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। हनुमंत सिंह ने टीम को आदेश दिया कि कमरे से बारीकी सबूत उठाए जाए और किसी भी सुराग को नजरअंदाज ना किया जाए। खुद वे भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत वायरलेस पर उत्तरी दिल्ली के DCP राजा बांटिया और ACP विनीता त्यागी को घटना की जानकारी दी। दोनों अधिकारियों को इस दोहरे हत्याकांड की गंभीरता का अंदाजा हो चुका था। कुछ देर बाद हनुमंत सिंह मृत बच्ची के पिता के पास पहुंचे। वह व्यक्ति अब भी सिसक रहा था। रश्मि कहाँ है, जिसने हमें फोन किया था? उन्होंने सवाल किया। उस आदमी ने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया। औरतों की भीड़ के बीच बैठी रश्मि रोकर बेहाल थी। कांपते कदमों से वह पुलिस के पास आई। हनुमंत सिंह ने उसे गंभीर नजर से देखा और पूछा, यहाँ एक जवान युवती की लाश भी है, वह कौन है? रश्मि ने आंसू पचते हुए जवाब दिया, साहब, इस युवती का नाम सोनल है। यह एक ब्लॉक में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से इसका अपने लिव इन पार्टनर से झगड़ा चल रहा था। मेरी और इसकी जान पहचान गहरी हो गई थी, इसीलिए मैं इसे अपनी सहेली मानने लगी थी। पार्टनर से झगड़े की वजह से सोनल पिछले 4-5 दिन से हमारे घर में आकर रह रही थी। यह लाश सोनल की ही है। हनुमंत सिंह ने अगला सवाल सीधा किया, इसकी हत्या कैसे हुई? मेरा मतलब है, जब यह वारदात हुई तब तुम और तुम्हारा पति घर पर ही थे। रश्मि की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह रुक रुक कर अपनी बात कह रही थी और हर वाक्य के साथ उसके शब्द कांप जाते थे। उसने कहा, नहीं साहब, मेरे पति दुर्गेश तो सुबह ही दुकान चले गए थे। उनकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप मजनू का टीला में ही है। हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी का नाम दिया है। वह स्कूल जाती है, छोटी अभी सिर्फ महीने की थी। हम दोनों ने प्यार से उसका नाम यशिका रखा था। आज दोपहर मैं दिया को स्कूल से लेने गई थी। मैंने यशिका को सोनल की देखरेख में छोड़ दिया था। जब मैं दिया को लेकर घर लौटी तो दरवाजा बंद मिला। मैंने धक्का दिया तो वह खुल गया। अंदर कदम रखते ही मेरी नजर सोनल पर पड़ी। खून से लथपथ फर्श पर बेसुध पड़ी थी। मेरे गले से खुद ब खुद चीख निकल गई। मैं घबराकर कमरे में और आगे गई तो देखा मेरी यशिका, मेरी नन्ही सी बच्ची भी पलंग पर खून से सनी हालत में पड़ी थी। किसी ने बेरहमी से उसका भी गला काट दिया था। मैं बदवास होकर बाहर भागी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उसी दौरान किसी ने मुझे कहा कि तुरंत पुलिस को फोन करो। मैंने थाने में कॉल किया और साथ ही अपने पति दुर्गेश को भी सूचना दे दी। रश्मि की बातें सुनकर माहौल और भारी हो गया। आसपास खड़े हर शख्स का दिल मानो सिकुड़ गया था। SIO हनुमंत सिंह ने गहरी सांस भरते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह माना जा सकता है कि सोनल की किसी से रंजिश रही होगी। कोई मौका देखकर यहाँ आया और उसने सोनल का गला काट दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी तो सिर्फ 6 महीने की थी, उसकी हत्या भला कोई क्यों करेगा? रश्मि फूट फूट कर बोली, मैं क्या कहूं साहब, इस नन्ही सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह तो इतनी समझदार भी नहीं थी कि अगर उसने कुछ देखा होता तो किसी को बता देती। फिर उसका गला क्यों रेटा गया? हनुमंत सिंह गंभीर आवाज में बोले, यही तो मैं भी सोच रहा हूं। अक्सर हत्यारा तभी किसी प्रत्यक्षदर्शी को मारता है जब उसे डर हो कि भेद खुल जाएगा।
लेकिन यहां तो यशिका कुछ कहने समझने की हालत में ही नहीं थी। फिर उसकी हत्या क्यों की गई? उन्होंने तुरंत दुर्गेश की ओर रुख किया और सवाल दागा, दुर्गेश, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? हो सकता है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तुम्हें घर पर ना पाकर उसने तुम्हारी बच्ची को निशाना बना लिया है। और सोनल की हत्या इसलिए की गई कि उसने विरोध किया। दुर्गेश हिलते डुलते स्वर में बोला, नहीं साहब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने जिंदगी में दोस्त बनाए हैं, दुश्मन नहीं। मैं सीधा साधा आदमी हूं। लेकिन मेरी फूल सी बच्ची का कातिल बचना नहीं चाहिए। उसे गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दीजिए। हनुमंत सिंह ने उसका कंधा थामकर आश्वासन दिया, कातिल कोई भी हो दुर्गेश, उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तभी घटनास्थल पर डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी विनीता त्यागी भी पहुंच गए। दोनों ने मौके का मुआयना किया। हनुमंत सिंह ने उन्हें पूरी घटना बताई और दोनों लाशें दिखाईं। डीसीपी बांटिया ने कमरे की तरफ नजर डालते हुए गंभीरता से पूछा, आपने कुछ मालूम किया यह दोनों लाशें किसकी हैं? एसएओ हनुमंत सिंह ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को घटनाक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। एसीपी विनीता त्यागी ध्यान से सब सुनती रही। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने अपनी राय रखी। मुझे लगता है यह हत्या सोनल के बॉयफ्रेंड ने ही की है। सोनल उसके साथ झगड़े के कारण नाराज होकर रश्मि के घर आकर रहने लगी थी। यह बात उसके बॉयफ्रेंड को नागवार गुजरी होगी। गुस्से में वह यहां आया। रश्मि की गैर मौजूदगी में सोनल से भिड़ गया और झगड़े के दौरान उसने सोनल का गला काट दिया। हनुमंत सिंह ने तुरंत सवाल उठाया, लेकिन मैडम, उसने सिर्फ सोनल को ही क्यों नहीं मारा? इसकी बच्ची को क्यों मौत के घाट उतारा? एसीपी विनीता त्यागी का स्वर दृढ़ था, कातिल को पकड़िए। इस सवाल का जवाब खुद वही देगा। सबसे पहले यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए और सोनल के लिव इन पार्टनर की पूरी जांच कीजिए। मुझे यकीन है इन दोनों हत्याओं का रहस्य यही से खुलेगा। ठीक है मैडम, हनुमंत सिंह ने सिर हिलाकर हामी भरी। उधर फॉरेंसिक टीम अपना काम पूरा कर चुकी थी। उन्होंने कमरे से जरूरी सबूत इकट्ठे किए और रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस टीम ने मौके पर कागजी कार्यवाही निपटाई और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद रश्मि और उसके पति दुर्गेश से सोनल के लिव इन पार्टनर का पूरा पता लेकर एसओ ने जांच की जिम्मेदारी एसआई नितिन शर्मा को सौंप दी। एसीपी विनीता त्यागी का शक बेवजह नहीं था। सोनल के बॉयफ्रेंड पर शक गहराता जा रहा था। एसआई नितिन शर्मा जब ए ब्लॉक में सोनल और उसके लिव इन पार्टनर के कमरे पर पहुंचे तो वहां दरवाजे पर मोटा ताला लटका हुआ मिला। एसआई नितिन शर्मा ने जब कमरे पर ताला लटका देखा तो उन्होंने तुरंत फोन से यह जानकारी सिविल लाइंस थाने में दी। थाने से उनकी मदद के लिए एडिशनल एसएओ रणधीर कुमार को भी मजनू का टीला भेज दिया गया। अब दोनों अफसरों ने मिलकर पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि सोनल के लिव इन पार्टनर का नाम निखिल कुमार था। वह कुछ महीनों से यहाँ कमरे पर रह रहा था और सोनल उसी के साथ रहती थी। मगर निखिल का स्वभाव बेहद उग्र था। वह शराबी था और अक्सर सोनल से झगड़ता लड़ता रहता था। कई बार तो बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। एक पड़ोसी ने यह भी खुलासा किया कि हाल ही में सोनल गर्भवती हुई थी। निखिल बच्चा चाहता था, लेकिन सोनल ने उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात करा लिया था। यही बात दोनों के बीच गहरे विवाद का कारण बनी। पड़ोसियों ने बताया कि 4 दिन पहले उनके बीच भयंकर झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े के बाद सोनल अपना बैग लेकर घर से निकली और अपनी सहेली रश्मि के पास जाकर रहने लगी। पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। निखिल का परिवार भी मजनू का टीला में ही रहता था। उसके पिता, 2 भाई और एक बहन यहाँ मौजूद थे। नितिन शर्मा और रणधीर कुमार सीधे उनके घर पहुंच गए। जब उन्होंने निखिल के बारे में सवाल किया तो वहां मौजूद उसकी छोटी बहन मीनाक्षी, जिसकी उम्र महज 12 साल थी, ने बेहद ठंडे और उपेक्षित स्वर में कहा, सर, हम उसके रवैये से तंग आ चुके हैं। हम उसका कोई वास्ता नहीं रखते। वह हमारे लिए तो मर चुका है। एडिशनल एसओ रणधीर कुमार ने कड़े स्वर में कहा, वह घर से लापता है। हमें सिर्फ यह बताओ कि इस समय वह कहां छिपा हो सकता है। निखिल के पिता मोहन राम ने चौंकते हुए पूछा, साहब, क्या उसने कोई गुनाह किया है? रणधीर कुमार ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, वह जिस लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, उस लड़की का आज दोपहर कत्ल हो गया है। निखिल पर हमें शक है, इसीलिए हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। यह सुनकर परिवार में सन्नाटा छा गया। तभी निखिल का बड़ा भाई कर्ण, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, बोला, सर, हमारा पैतृक घर उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। हो सकता है वह वहां चला गया हो। कर्ण ने तुरंत हल्द्वानी का पूरा पता पुलिस को लिखवा दिया। एसआई नितिन शर्मा ने सख्ती से समझाया, ध्यान रखना, अगर निखिल आप लोगों से फोन पर संपर्क करता है तो तुरंत हमें उसकी लोकेशन और नंबर बताओगे।
ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर जरा भी खबर मिले तो तुरंत कॉल करना। उन्होंने अपना नंबर कागज पर लिखकर परिवार को दे दिया। उधर दूसरी तरफ एसएओ हनुमंत सिंह भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। उन्होंने रश्मि और दुर्गेश के घर के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल डाली। घंटों की मेहनत के बाद एक फुटेज में साफ दिख गया। निखिल दोपहर को रश्मि के घर के बाहर चोरी छिपे घुसता हुआ नजर आया। यह तस्वीर पुलिस के लिए किसी पुख्ता सबूत से कम नहीं थी। अब यह साफ हो गया था कि निखिल ही आज दोपहर रश्मि के घर आया था और उसी पर इस दोहरे हत्याकांड का गहरा शक है। एडिशनल एसओ रणधीर कुमार और एसआई नितिन शर्मा जब थाने पहुंचे तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। निखिल लापता है और संभव है कि वह हल्द्वानी भाग गया हो। डीसीपी राजा बांटिया ने तत्काल निर्णय लिया। उनकी हिदायत पर पुलिस की 2 टीमें रवाना कर दी गईं। एक हदानी के लिए और दूसरी तनपुर के बनबसा बॉर्डर की ओर। शक था कि निखिल नेपाल भागने की फिराक में है, इसलिए बॉर्डर पर भी नाकेबंदी जरूरी थी। पुलिस की तत्परता और सूझबूझ ने रंग दिखाया। 24 घंटे के भीतर ही आरोपी निखिल को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल उसने खुद ही गलती कर दी थी। 8 जुलाई की रात को उसने अपनी बहन मीनाक्षी को फोन कर बताया था कि वह हल्द्वानी में है और पैसा इकट्ठा करके नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। मीनाक्षी ने उसका फोन नंबर तुरंत पुलिस को दे दिया। उसी नंबर की लोकेशन ट्रेस कर टीम ने हल्द्वानी में दबिश दी और निखिल को दबोचा। 9 जुलाई 2025 को उसे दिल्ली लाया गया। सिविल लाइंस थाने में डीसीपी राजा बांटिया, एसीपी विनीता त्यागी और पूरी पुलिस टीम के सामने उससे पूछताछ शुरू हुई। दबाव में आकर निखिल ने कबूल कर लिया कि सोनल और रश्मि की मासूम बेटी दोनों की हत्या उसी ने की थी। एसएचओ हनुमंत सिंह ने तीखे स्वर में सवाल दादागा, तुमने अपनी प्रेमिका सोनल का कत्ल क्यों किया? इस क्राइम स्टोरी की सच्चाई क्या है? निखिल की आंखों में एक अजीब सा जुनून और हताशा झलक रही थी। उसने अपना सिर झुकाकर धीमे मगर ठहरे हुए स्वर में कहना शुरू किया, साहब, सोनल मुझसे झगड़ कर रश्मि के घर चली गई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता था। उसी बेचैनी में मैं दोपहर को रश्मि के घर गया। उस वक्त रश्मि अपनी बड़ी बेटी दिया को स्कूल लेने गई हुई थी। मैंने सोनल से कहा कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। बोली कि अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, वह मुझसे अलग रहना चाहती है। मैंने बहुत समझाया, गिड़गिड़ाया, पर वह झगड़ने लगी। मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और मैंने चाकू से उसका गला काट दिया। एसएचओ हनुमंत सिंह ने सख्त आवाज में अगला सवाल दागा, लेकिन तुमने रश्मि की मासूम बेटी को क्यों मारा? उससे तो तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं था। निखिल की आंखें लाल हो उठी। उसने भारी सांस लेते हुए जवाब दिया, साहब, मुझे शक था कि सोनल का रश्मि के पति दुर्गेश के साथ नाजायज रिश्ता है। कुछ महीने पहले जब सोनल गर्भवती हुई थी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। मैं चाहता था कि वह बच्चा हमारी जिंदगी बदल दे। मैंने उससे शादी करने और घर बसाने की बात भी कही थी, लेकिन उसने वह बच्चा गिरवा दिया। मुझे यकीन था कि वह बच्चा मेरा नहीं, दुर्गेश का था। दुर्गेश बच्चा नहीं चाहता था और उसी के दबाव में सोनल ने गर्भपात कराया। मेरे लिए दुर्गेश दुश्मन बन गया था। सोनल भी बार बार उसी के घर जाकर रहती थी। यह सब देखकर मेरा खून खलता था। जब मैंने सोनल को मार दिया तो नजर पलंग पर पड़ी। वहां दुर्गेश की बेटी सो रही थी। मुझे लगा दुर्गेश से बदला लेने का यही मौका है और मैंने उसकी मासूम बच्ची का भी गला रेत दिया। इसके बाद मैं सीधे घर भाग आया। निखिल के चेहरे पर गहरी थकान और पछतावा झलक रहा था। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं सोनल को मारकर पछता रहा था। उस वक्त तो लगा था कि अब खुद भी मर जाऊं, लेकिन फिर विचार बदल गया। मैंने कमरे पर ताला लगाया, बैग उठाया और सीधे हल्द्वानी चला गया। वहां से नेपाल भागने की सोच रहा था। उसके लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके पैसे जुटाने की कोशिश की। इसी दौरान मैंने अपनी बहन मीनाक्षी को भी कॉल किया और उससे मदद मांगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैं कहीं और से पैसे जुटा पाता और नेपाल भाग निकलता। उससे पहले ही पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और दिल्ली ले आई। सोनल और रश्मि की बच्ची यशिका की हत्या मेरे हाथों से हो गई। इसका मुझे सच में दुख है। मैं सोनल से बहुत प्यार करता था। हनुमंत सिंह ने आंखें तरेरी और सखी से पूछा, सोनल से तुम्हारी मुलाकात आखिर हुई कैसे? तुम तो शराबी, आवारा और निकम्मे किस्म के आदमी हो। निखिल ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, साहब, हाँ, मैं शराब पीता हूं लेकिन निकम्मा नहीं हूं। मैं हल्द्वानी में भी काम करता था और यहाँ दिल्ली आकर तोमारपुर के एक होटल में नौकरी करता रहा हूँ। सोनल से मेरी पहली मुलाकात आज से 4 साल पहले हुई थी। मेरे हल्द्वानी वाले दोस्त अभय के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। अभय की पत्नी सोनल की सहेली थी।
उसी के कहने पर सोनल नैनीताल से हल्द्वानी आई थी। नैनीताल में ही उसके परिवार वाले रहते हैं। पार्टी में मैंने पहली बार सोनल को देखा और उसी पल उसे दिल दे बैठा। धीरे धीरे मैंने अपने प्यार का इजहार किया और सोनल ने भी मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। निखिल की आवाज टूटती जा रही थी, मगर वह जैसे अपने भीतर का बोझ हल्का करना चाहता था। उसने सिर झुकाकर कहना जारी रखा, वह हल्द्वानी सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन मुझसे मिलने के बाद वह वापस नैनीताल नहीं लौटी। मैंने उसे वहां घुमाया फिराया, सैर सपाटा कराया। फिर वह मेरे साथ ही रहने लगी। हमारे बीच शारीरिक संबंध बन गए और इसी दौरान सोनल गर्भवती हो गई। हम दोनों गर्भपात कराना चाहते थे, लेकिन वक्त निकल चुका था। सोनल का गर्भपात नहीं हो सका। समय पूरा हुआ तो उसने एक बेटे को जन्म दिया। हम अविवाहित थे और उस बच्चे को अपनाना हमारे लिए नामुमकिन लग रहा था। इसलिए हमने अल्मोड़ा में उस मासूम को लाख में एक जरूरतमंद दंपति को बेच दिया। पैसों से जेब भरी और दिल्ली आ गए। दिल्ली में पहले हमने वजीरपुर गांव में किराए पर कमरा लिया, फिर वहां से मजनू का टीला में शिफ्ट हो गए। तब से हम यही रह रहे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि सोनल से शादी करूं और घर बसा लूं, लेकिन सोनल वह जाने क्यों शादी से इनकार करती रही। अब उसकी मौत के बाद समझ आ रहा है कि वह सही सोचती थी। तारपुर में वेटर की नौकरी के दौरान मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह आदत गंदी लत में बदल गई। शराब के नशे में मैं बात पर उससे झगड़ पड़ता, उस पर हाथ भी उठा देता। शायद इसी वजह से वह मेरे साथ गृहस्थ नहीं बसाना चाहती थी और आज मेरे ही हाथों वह मारी गई। मैं अच्छा प्रेमी नहीं बन सका। इतना कहते कहते निखिल का गला भर आया। वह कुर्सी पर बैठा बैठा एकाएक फफक कर रोने लगा। एसएचओ हनुमंत सिंह ने विधि अनुसार कार्रवाई की। रश्मि को वादी बनाकर निखिल के खिलाफ डीएनएस की धारा 103(1) में हत्या का केस दर्ज हुआ। अगले दिन निखिल को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने उससे हत्या में प्रयुक्त चाकू और सोनल का मोबाइल जब्त कर लिया। सोनल के घर नैनीताल में हत्या की सूचना भेजी गई थी। पिता गिरीश चंदारिया, जो पहले ही बेटी से मुंह मोड़ चुके थे, खबर सुनकर टूट गए और परिवार सहित दिल्ली पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सोनल का शव उन्हें सौंपा। वहीं जब रश्मि और दुर्गेश को अपनी फूल सी बच्ची यशिका की निर्जीव देह सौंपी गई, तो दोनों का कलेजा चीर गया। उनका रुदन इतना गहरा था कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों की भी आंखें भर आईं। इस प्रकार एक प्रेम कहानी जो कभी मासूम चाहत से शुरू हुई थी, नशे, शक और क्रूरता के दलदल में डूबकर खून और आंसुओं के सैलाब में खत्म हो गई। एक अधूरी प्रेम कहानी का यह बेहद दुखद और त्रासद अंत था। आज की कहानी बस यही तक। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।